काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हे माँ, तेरी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक तेरी पूजा खत्म नहीं हुई है। पता है ना, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जा उठ जा और जाकर ढंग से तैयार हो जा। माँ जी, ये आप किसे कह रही हैं? ये भले ही कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले और कितना ही मेकअप कर ले, रहेगी तो काले की काली ही। तेरी वजह से अब तक 5 रिश्तों ने शादी के लिए इनकार कर दिया है। कम से कम आज तो हमारी लाज रख लियो। तृप्ति का रंग काला होता है, जिसके चलते हर कोई उसके काले रंग का मजाक उड़ाता। यहाँ तक कि तृप्ति की माँ और भाभी भी हमेशा उसके काले रंग का मजाक उड़ाते। तृप्ति बचपन से ही काली माता की भक्त होती है, जिसके चलते वो हमेशा अपने दुख दर्द अपनी काली माता के सामने ही बयान करती और उन्हीं के सामने बैठकर रोया करती। माँ, आपने क्या ठीक से पता नहीं किया था? ये लड़की तो काली कौवे से भी ज्यादा काली है। अब मैं क्या इससे शादी करूँगा? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? राजू बेटा, मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। तो रुक, मैं कुछ करती हूँ। मैं इतनी काली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। बहन जी, रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन थोड़े दान दहेज की बात हो जाए। मेरा तो इकलौता लड़का है, मैं तो अच्छा खासा दहेज लूंगी। घर का सारा सामान, 10 लाख रुपए कैश और मेरे बेटे के लिए एक बहुत बड़ी सी गाड़ी। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको इतना सब कुछ दे सकें। आप बहुत ज्यादा मांग रही हैं। अगर इतनी हैसियत नहीं है तो हमें बुलाकर हमारा समय क्यों बर्बाद किया? चल बेटा, मैं तेरे लिए सुंदर और अमीर लड़की ढूंढूंगी, ना कि इसकी तरह गरीब और काली। इतना कहकर अंजना अपने बेटे राजू को लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी तृप्ति वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। अब खड़े खड़े रोने का क्या ड्रामा कर रही है? माँ जी, उन्होंने दहेज का नाटक किया था, मैंने उनकी बातें सुन ही ली थी। उन्होंने तो इसका रंग देखते ही शादी के लिए इनकार कर दिया था। और कितनी बेइज्जती करवाएगी हमारी। तेरी वजह से पूरा मोहल्ला हम पर हंसता है। ये शादी भी हाथ से चली गई। अब जिंदगी भर क्या तुझे अपनी छाती पर रखकर पाले? अपनी भाभी और माँ के ऐसे ताने सुन तृप्ति वहाँ से रोती हुई चली जाती है और काली माता के सामने बैठकर रोने लगती है। माँ, हे माँ, तू भी तो काली है, लेकिन सारा जग तुझे पूछता है। लेकिन वही कुछ इंसानों का रंग काला है तो गोरे इंसान क्यों उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं? क्या हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? माँ है, कुछ तो बोलो ना माँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। परिवार होते हुए भी मैं एक बेसहारा और अनाथ की जिंदगी जी रही हूँ। तृप्ति की भाभी रंग रूप में बहुत सुंदर होती है, इसीलिए वो खुद घर के काम न करके हमेशा अपनी ननद से ही घर के सारे काम करवाती है और उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करती है। चल, अब जल्दी जल्दी पोंछा लगा ले। अभी दूसरे कमरे का भी पोंछा लगाना बाकी रह गया है। हाथों में क्या मेहंदी लगा रखी है? घर के काम सीख लेगी तो कम से कम तेरे ससुराल वाले किसी चीज से तो तुझसे खुश रहेंगे, वरना यही कहेंगे न रंग में सुंदर और न ही काम में। भाभी, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने को मिल जाता तो शरीर में जान सी आ जाती। तृप्ति की बात सुनकर सुप्रिया अपने कुत्ते के पास जाती है और बचा हुआ झूठा खाना लाकर तृप्ति को दे देती है। ये मेरे टॉमी का बचा हुआ झूठा खाना है, जल्दी से इसे खाओ, जल्दी से मेरे टॉमी की तरह ये सारा खाना चट कर और फिर से दोबारा अपने काम पर लग जा। अपनी भाभी को ऐसा करता देख अब तृप्ति से बर्दाश्त नहीं होता और वो रात होते ही अपने कपड़ों का एक झोला बांधती है और घर से भाग जाती है। मैं घर से भाग तो गई, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे काले रंग के साथ मुझे अपना सके। तृप्ति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे सड़क किनारे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो जोर जोर से रो रही होती है। अरे बेटा, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो? नहीं, मैंने अपना घर छोड़ दिया। मेरा रंग काला है ना, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। उस बच्ची की बात सुनकर तृप्ति को अपने ऊपर बहुत सारे अत्याचारों की याद आ जाती है, जिससे तृप्ति की आंखें भर आती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे बहुत प्यार करते ना, और उन्हें तुम्हारी फिक्र भी होगी, इसलिए तुम घर जाओ। इतनी रात को ऐसे सड़क किनारे बैठना ठीक नहीं है। इतना कहकर तृप्ति वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद तृप्ति को याद आता है कि वो अपना झोला तो वहीं सड़क किनारे ही भूल गई है। तृप्ति भागकर जैसे ही अपने झोले के पास जाती है तो उसे वो लड़की नहीं दिखाई देती। तृप्ति जैसे ही अपने कपड़ों का झोला उठाती है तो उसे झोला काफी भारी महसूस होता है, जिस वजह से तृप्ति अपने कपड़ों का झोला खोलती है
झोला खोलते ही तृप्ति को उसमें एक बहुत सुंदर दर्पण दिखाई देता है और उसी के साथ एक चिट्ठी। अरे, इस चिट्ठी में क्या है? ये कोई मामूली दर्पण नहीं, ये जादुई दर्पण है। इस दर्पण को देखने पर तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन हर अमावस की रात को तुम्हारा रंग वापस काला हो जाएगा। याद रखना, अगर तुम्हारे काले रंग में बदलते ही किसी ने तुम्हें देख लिया तो ये दर्पण हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसीलिए अमावस की रात को कोई तुम्हें देख ना पाए। सुबह होते ही तुम इस दर्पण में दोबारा देख लेना और तुम वापस पहले जैसी गोरी हो जाओगी। तृप्ति जैसे ही उस दर्पण में अपने आप को देखती है तो तृप्ति फौरन ही सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है, जिसके बाद तृप्ति अपने घर जाती है। तृप्ति का इतना सुंदर और गोरा रूप देखकर सारे मोहल्ले वाले और तृप्ति के परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। तू तृप्ति है ना? इतनी गोरी कैसे हो गई, वो भी एक रात में? अल्लाह, ये तो जादू हो गया। कहीं तुमने किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप तो नहीं करवाया है? नहीं भाभी, मैं तो सच में सुंदर हो गई हूँ। अब आप लोग मेरे काले रंग की वजह से मुझे ताने नहीं देगा। चलो अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। तृप्ति अपने कमरे में चली जाती है। तृप्ति की बातें सुन सुप्रिया को बहुत शक होता है और अब वो तृप्ति पर नजर रखने लग जाती है। तृप्ति जब से सुंदर हुई थी तब से हर कोई तृप्ति से मिलने के लिए तरसता और सब उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे, जिसे देखकर सुप्रिया जलने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और अमावस की रात आ जाती है, जिसके बाद तृप्ति पहले की तरह अपने काले रूप में आ जाती है। ये क्या, मैं तो पहले की तरह काली हो गई। जैसे तैसे करके ये रात मुझे सबसे छुप कर गुजारनी होगी। अगर किसी ने मुझे मेरे काले रंग में देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। तृप्ति जल्दी से सोने चली जाती है। सुबह होते ही तृप्ति जल्दी से आईने में खुद को देखती है और पहले की तरह गोरी हो जाती है। लेकिन इस बार तृप्ति को ये नहीं पता होता कि ये सब करते हुए उसे उसकी भाभी सुप्रिया देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है इसका लोमाई के गोरे होने का। अगर ये जादुई दर्पण मेरे हाथ आ जाए तो मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। सुप्रिया के मन में और सुंदर होने का लालच पैदा हो जाता है। तृप्ति जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाती है तो सुप्रिया जल्दी से तृप्ति के कमरे में आती है और उस जादुई दर्पण में देखने लगती है। लेकिन सुप्रिया जैसे ही जादुई दर्पण में देखती है तो उसका रंग गोरे से काले में बदल जाता है, जिसे देखकर सुप्रिया चिल्लाने लगती है। सुप्रिया की आवाज सुनकर तृप्ति और माहेश्वरी वहाँ भागी भागी आती हैं। सुप्रिया बहू, ये क्या, तू काली कैसे हो गई? ये सब कुछ इस जादुई दर्पण की वजह से हुआ है। तृप्ति भी इस जादुई दर्पण की वजह से इतनी सुंदर हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी जादुई दर्पण की वजह से सुंदर हो जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। भाभी, ये आपके लालच का नतीजा है। आपने बुरे मन और लालच से दर्पण में अपने आप को देखा, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। इससे पहले ये दर्पण किसी और के हाथ लगे और वो इसका गलत फायदा उठाए, इस दर्पण को मैं हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती हूँ। तृप्ति उस जादुई दर्पण को तोड़ देती है। तृप्ति का रंग गोरा ही रहता है, लेकिन वहीं सुप्रिया हमेशा हमेशा के लिए काली हो जाती है और उसे अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।